डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स। तुमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर किसके बारे में बात कर ली थी बेटा? क्रॉप्स की टाइप्स हमने पढ़ ली थी। एक तो हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी, जो हमारे पास में हम ग्रो करवा रहे हैं कि फूड क्रॉप कौन सी है, फॉडर क्रॉप कौन सी है और कमर्शियल क्रॉप कौन सी है। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था बेटा अकॉर्डिंग टू सीजन, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग तरह के सीजन्स आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीजन हमने 2-3 टाइप की कर ली थी, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स एंड थर्ड वन हमने जो क्रॉप पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, जायद क्रॉप पढ़ी थी। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कह रहे हैं। तो अगर हम बात, हमने कहा भी है कि हम दो चीज़ों से फूड ऑब्टेन करें, प्लांट से और एनिमल के ऊपर डिपेंड करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे इम्प्रूव्ड इन क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, क्योंकि डे वही है कि हमने जो मेन रीज़न है कि डे बाई डे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है। तो डिमांड भी है, जो खाने की डिमांड भी है, फूड की डिमांड भी है, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब जो एग्रीकल्चर लैंड हो रह गई है, जो क्या रह गई बेटा, एग्रीकल्चर लैंड रह गई है, वो तो क्या रह गई है, कम हो रह गई है, स्मॉल रह गई है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन क्या हो गई है, लार्ज हो गई है। तो उस लार्ज पॉपुलेशन को छोटे से एरिया पे भी हमें क्या करनी है, इतनी क्रॉप्स ग्रो करवाने हैं कि हर लोगों तक क्या पहुंच सके, ग्रेन्स मतलब फूड अवेलेबल हो सके। आई मेरी बात समझ में बेटा? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे इम्प्रूव हमारे इंडिया ने ये किया है, जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई है, तो अगर हम बात करें और धीरे धीरे हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड भी डिक्रीज हुई है, तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने मिलकर क्या किया है, इन फ्रॉम 1952 से लेके 2010 तक अगर हम बात करेंगे तो हमने 4 टाइम्स क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। कितने टाइम इंक्रीज़ किया है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया है। इसको याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ओनली एंड ओनली गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ये हमारी ओनली एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट आता है कि फ्रॉम 1952 से लेके 2017 तक हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो इम्प्रूवमेंट हमने किया है क्रॉप का, वो कितना है, 4 टाइम्स इंक्रीज, 4 गुना बढ़ाया है। लेकिन हमने जो एग्रीकल्चर लैंड को भी बढ़ाने की कोशिश की है, इन दैट 25% इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड तो हम थोड़ा ही बढ़ा पाए हैं, 25 और यहाँ पे 4 टाइम्स गुना डिफरेंस है बेटा, 1/4 ही हमने क्या बढ़ा पाए है एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। उसको हमने जैसे कि जो भी गवर्नमेंट है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड जरूरी है, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह शिफ्टिंग नहीं करवाई है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को, जो बंजर ज़मीन थी उसको फर्टाइल किया गया है। तो वहाँ इंक्रीज़ तो इतनी हुई, एग्रीकल्चर लैंड तो इतनी इंक्रीज़ हुई है, बट जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो कितनी इंक्रीज़ हो गई है बेटा, 4 टाइम्स हो गई है। क्या हो गई है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। इसको याद रखना है। हमारे एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर, आप इसको ज़रूर पढ़ना। तो वहाँ पर लिखा गया है कि डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो हमारी कंट्री के अंदर फ्रॉम 1952 to 2010 द 4 टाइम्स क्रॉप प्रोडक्शन इज इंक्रीज ओनली इन द 25% इंक्रीज ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है बेटा। ये कैसे हुआ, हाउ इज इट, ये किस तरह से हुआ? तो ये 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट किया गया। किसके अंदर कंप्लीट किया गया बेटा? इट कंप्लीट इनटू द 3 स्टेजेस। इट कंप्लीट इनटू 3 स्टेज। कितने स्टेज के अंदर कंप्लीट किया गया इसको? 3 स्टेज के अंदर। 3 स्टेज वो होगी कौन कौन सी भाई? सबसे पहले तो हमारे पास जो सीड्स, हम उसकी वैरायटी, जो हमारे पास है प्लांट क्रॉप है, उसकी वैरायटी बढ़ाएंगे, क्योंकि उसी की वैरायटी बढ़ाने के बाद ही हम क्या करेंगे, हमने वैरायटी बना ली, वैरायटी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन भी किस तरह से, मतलब एक तरह से नरिशमेंट हो गया वो। हमने सीड ले, एक अच्छी वैरायटी का सीड लिया, हमने उसे ग्रो कर दिया। ग्रो करने के बाद में भी हम, आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा है भी, आप सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्या क्या सीड किया, डाला है, ये सारी चीज़ पढ़ते ना। तो हमें ये चीज़ें नहीं, हमने, हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी का एक सीड है, वो हर तरह से रेजिस्टेंट है, ये सारा हम कैरेक्टर बताएंगे। अभी बस हम 3 स्टेज बता रहे, फिर 1 बाय 1 हम एक स्टेज है उसके बारे में बात करेंगे। हमने क्या कहा बेटा, सबसे पहले हम वैरायटी बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमने पहले क्रॉप की क्या बढ़ाई है, वैरायटी को इम्प्रूव किया है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हमने वैरायटी, हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी का सीड है, अब उस सीड को हमने क्या कर दिया है, जर्मिनेट करवाना, हमने सॉइल के अंदर उसे बो दिया है।
बोने के बाद अब हम क्या करेंगे, भाई आपको सबको पता है आप क्या डालते हो, फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हो, आपने इरिगेशन किया ना, तो आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ाओगे। आपने सीड के पास तो आपके पास बहुत अच्छी वैरायटी का है, बट अब आपने क्या किया, उसको देखभाल नहीं की, आपने पानी नहीं दिया टाइम से, आपने उसको फर्टिलाइजर नहीं दिए, तो क्या वो सीड जर्मिनेट करेगा ढंग से? नहीं करेगा, तो हमारी जो वैरायटी बनाई हुई सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो सेकंड हमने किस तरह से, हमने पहले वैरायटी बनाई अच्छी वाली, वैरायटी बनाने के बाद हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट भी किया है, हमने खेती के भी साधन अपनाए हैं, हमने अलग अलग मेथड्स भी अपनाए हैं ताकि हम उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा सके। अब हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, हमने ये सारी चीज़ें तो ठीक कर ली है, लेकिन हमने क्या देखा, हमारे खेत के अंदर कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से डिजीज़ लग गई, कोई पेस्ट उसको खा गया, कोई इंसेक्ट उसको खा गया, और वो सब भी हमने बचा लिया। तो हमने देखा कि स्टोर करते टाइम दिक्कत आ रही है, डिजीज़ लग गई है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। हमने वैरायटी बढ़ाई, हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, और अब हम उसे क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन भी ध्यान देंगे। तो थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या होगा बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा। ओके बेटा, तो ये 3 स्टेज अपनाए हैं। क्या अपनाए हैं? 3 स्टेज। तो ये याद रखना बेटा, विच 3 स्टेजेस, ठीक है, टू अडॉप्ट द इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स। तो हमने सबसे पहले क्या कहा है, क्रॉप रिसोर्स है, क्रॉप फूड्स के लिए क्रॉप की वैरायटी को बढ़ाया, अच्छी वैरायटी बनाई हमने, फिर हमने उसका प्रोडक्शन बढ़ाया, और फिर हमने उसकी देखभाल किससे की, हमने उसको इंसेक्ट, पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे उसको बचाया भी है। क्लियर बेटा सारे? ये 3 टेक्निक्स को, इन 3 स्टेजेस को अपनाते हुए हमारे इंडिया के अंदर फ्रॉम 1952 से लेकर 2010 तक हमने 4 गुना क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है। क्लियर? आगे मेरी बात समझ में? तो हमें 1 बाय 1 यही स्टेप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, अभी मैंने आपको कहा ना, अगर हमारे पास बेस्ट सीड होगा तो वो रिजल्ट भी उतना ही अच्छा दे देगा। अभी वो बेस्ट बनाना किस तरह से है, इसमें हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और टेक्निक्स से पहले भी आप कौन से कैरेक्टर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहोगे। अब हमारे पास एक क्रॉप है, अभी मैंने वैरायटी नहीं बनाई है, आप देखते हो जैसे कि हम क्या हर एक कंडीशन को अडेप्ट कर सकते हैं? भाई हम टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो हमारे अंदर नॉर्मल अडेप्टेशंस तो ज़रूर आई है। क्या हम बिल्कुल चिल्ड कंडीशन में, कहते हैं ना, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कंटिन्यू सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। प्लांट आप देखते हो, प्लांट बाहर है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, हम 24 घंटे बाहर नहीं रह सकते, लेकिन प्लांट बाहर है, सर्दी भी है, गर्मी हर तरह से है, तो उसके अंदर अडेप्टेशन है। तो ऐसे ही हमने प्लांट के अंदर अडेप्टेशन करवाई है। किस तरह से टेक्निकली एडेप्टेशंस करवाए, किस किस के लिए करवाए, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के अंदर कि कौन से फैक्टर्स या कौन से कैरेक्टर्स, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वी इंट्रोड्यूस इनटू क्रॉप्स फॉर इंक्रीज वैरायटी। कौन से फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे क्रॉप में फॉर इंक्रीज वैरायटी? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान देना, 6 कैरेक्टर, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बेटा, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो आप क्या बढ़ाना चाहोगे, आपको एक मैंने कहा कि आप डिज़ायर्ड कैरेक्टर बताओ जो आप क्रॉप्स के अंदर बढ़ाना चाहोगे। मैंने अभी आपको क्या कहा, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड डिक्रीज हो रही है, तो आप छोटी सी जगह पे ऐसे प्लांट ग्रो करोगे, ऐसी वैरायटी बनाओगे जिसकी यील्ड ज़्यादा होगी, जो क्या करेगा, खपत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि पहले एक जो वीट का प्लांट था, एक वीट के प्लांट बता रहे, इसके अंदर जो ग्रेन्स निकल रहे थे, इमेजिन करो 100 ग्रेन्स ही निकल रहे थे। अब वैरायटी ऐसे बना दी गई है कि वही एक वीट का प्लांट अब थाउजेंड्स ऑफ द ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। जहाँ पहले एक ही आदमी का पेट भरा था, अब 10 आदमी का पेट उसी ग्रेन से भर जाएगा। हो गया बेटा? तो हमने सबसे पहले क्या कहा, भाई हम क्या बढ़ाना चाहेंगे, उसकी यील्ड बढ़ाना चाहेंगे। क्या बढ़ाना चाहेंगे? यील्ड। यील्ड का मतलब क्या है? क्वांटिटी बढ़ाना चाहेंगे।
ठीक है। तो ये पहला डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो हमें क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो हम क्या करना चाहेंगे, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहेंगे। तो हमने एक ऐसा प्लांट बढ़ा दिया है जो हाई यील्ड है, क्या है, हाई यील्ड पैदा कर रहा है और हाई क्वालिटी उसके अंदर है। अब हमें खाली क्वालिटी का थोड़ी ना ध्यान रखना है भाई, हमने दो कटोरे बाउल हमने कुछ भी किसी को खिलाया और एक बॉयल कटोरा, लेकिन दोनों के जब हमने वैल्यू निकाली तो दोनों की सेम निकली। दो बाउल जो भी ग्रेन्स थे उसके अंदर सेम प्रोटीन कंटेंट था जो एक बाउल के अंदर था, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो सेकंड हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी के साथ हम क्या भी इंक्रीज करेंगे, क्वालिटी भी इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, क्वालिटी भी। तो क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी। क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए, हाई, मतलब रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिच इन न्यूट्रिएंट। एक जो हम गेहूं खा रहे हैं वो 10 गेहूं के बराबर ही होना चाहिए। अगर हमारे न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाएगी तो हमारे पास सारी चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम खाना किस लिए खा रहे हैं, न्यूट्रिशन को करने के लिए खा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम खाना खाते हैं। तो रिच होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ये नहीं कि हमने क्वांटिटी तो बढ़ा ली, क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है, तो क्वांटिटी के साथ साथ हम क्या करेंगे, क्वालिटी भी इंक्रीज करेंगे, हाई क्वालिटी भी होनी चाहिए। जैसे वीट है, वीट के अंदर अच्छे से अच्छी बेकिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि हम वीट का मोस्टली बेकिंग में यूज़ करते हैं, बेकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स, किसके अंदर रिच होनी चाहिए, प्रोटीन्स के अंदर रिच होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वीट बेकिंग होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच होने चाहिए। जब हमारी सीरियल क्रॉप्स है, जब हमारी कौन सी क्रॉप है बेटा, सीरियल्स क्रॉप है, वो किसके अंदर रिच होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस किस में होने चाहिए, प्रोटीन्स के अंदर। ऑयल जो है, ऑयल सीड्स है, उनके अंदर क्या रिच होना चाहिए, फैट रिच होना चाहिए। तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्या भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी। क्वांटिटी के साथ में क्या भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आगे बात समझ में, दो तो चीज़ें कैरेक्टर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, हम टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे, हम अलग अलग तरह की टेक्निक्स। पहले हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर भी हम क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन आता है, हर तरह से इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी से भी, और आपका जो हमारा पेपर आता है सब्जेक्टिव, उस हर तरह से इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले हमने यील्ड को बढ़ाया, फिर हमने क्वालिटी इंक्रीज कर दी है। जो थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर, जो थर्ड हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर, अब हमारे पास में क्या आ जाता है, देखो दो चीज़ें मिलती जुलती आएंगी। एक होता है बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट, बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस फिजिक्स से मत ले जाना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की से हमें बीमारी लग जाती है, तो अगर मैंने इस तरह से कोई चीज़ चेंज कर लिया अपने अंदर की, कोई बीमारी मुझे नहीं लग पाई, किसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब वो चीज़ें हैपन नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रेजिस्टेंट। आपने बायोटिक और एबायोटिक वर्ड दोनों पढ़ रखे होंगे। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया भाई, लिविंग फैक्टर। भाई हमारे यहाँ पे फील्ड के अंदर हमारे क्रॉप्स को भी बैक्टीरियल डिजीज़ लग जाती है, हमारे क्रॉप्स को भी वायरल डिजीज़ लग जाती है, हमारे क्रॉप को भी फंगल डिजीज़ लग जाती है, हमारे क्रॉप को इंसेक्ट खा जाता है, हमारे क्रॉप को एक पेस्ट, मतलब ये इंसेक्ट वगैरह पेस्ट है, रैट वगैरह, रॉडेंट्स वगैरह होते हैं, ये सब खा जाते हैं ना। तो हमें एक ऐसी क्रॉप बनानी है जिसके ऊपर ना बैक्टीरिया लगे, ना वायरस लगे, ना फंगस लगे, किसी तरह की कोई बीमारी उस पर ना लगे, ना उसे पेस्ट खा सके, ना कोई इंसेक्ट खा सके, ना कोई रोडेंट, खाएंगे तो तुरंत की तुरंत मर जाते हैं। बनाई गई है ऐसी क्रॉप्स, वैरायटी को इम्प्रूव किया गया है इस तरह से, तो ये बायोटिक रेजिस्टेंट होनी चाहिए वो। ठीक है, नॉन लिविंग में क्या आ सकता है भाई, पानी, कभी बारिश नहीं आ रही है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा आ गई है, मतलब कभी तो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन आ गई है या फ्लड आ गई है, उसमें हमारी क्रॉप्स को हमेशा नुकसान पहुंचता है ना। तो उसमें भी क्या होने चाहिए, वो रेजिस्टेंट होने चाहिए, इसके पानी का कोई इफेक्ट ना पड़े। कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है, सर्दी हो जाती है, गर्मी, मौसम चेंज होता रहता है, उसके ऊपर भी उसको कोई फर्क ना पड़े। तो बायोटिक अपने लिविंग फैक्टर से भी रेजिस्टेंट होने चाहिए और नॉन लिविंग फैक्टर में भी क्या होनी चाहिए, वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए। हर तरह के टेम्परेचर में, हर तरह की लाइट इंटेंसिटी आ रही है, या हर तरह की जो भी वाटर की अवेलेबिलिटी है, वो क्रॉप क्या कर सके, अपने आप को ग्रो रख सके। ठीक है बेटा, तो थर्ड हम क्या करवाएंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट। क्लियर है बेटा।
चौथा अगर हम बात करेंगे, फोर्थ वन हम बात करेंगे तो क्या आ जाता है, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। क्या आ जाता है बेटा, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। ये जो मैंने आपको बताया और ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसमें तो अलग से दे दिया बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंट। वाइडर का मतलब क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेशन हो, वही सेम टू सेम कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लाइट इंटेंसिटी चेंज हो रही है, या कुछ भी सॉइल का थोड़ा बहुत टेक्सचर भी चेंज हो गया है, तो उसमें भी उस प्लांट ने अपने आप को अडप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, अडप्ट कर लिया, और प्लांट क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। हर तरह के मौसम में, हर तरह के वेदर कंडीशन में, हर तरह के टेम्परेचर में, हर तरह की लाइट इंटेंसिटी में एक प्लांट अपने आप को क्या कर सके बेटा, इंटेंसिटी के अंदर एक प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, वाइडर अडेप्टेबिलिटी कहेंगे। ये भी यही था एबायोटिक रेजिस्टेंट के अंदर, और ये भी दोनों चीज़ें मिलती जुलती है। एनसीईआरटी में आप पढ़ना, दोनों का एक सा ही मतलब है, होता भी यही है। तो हमने क्या कहा बेटा, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट एंड वाइडर अडेप्टेबिलिटी। हमारा भी क्वेश्चन पूछ लेते कि वाइडर अडेप्टेबिलिटी में क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हर तरह से रेजिस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो लिविंग फैक्टर से हो या फिर नॉन लिविंग, चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो, कम है ज़्यादा हो रहा है, पानी की कंडीशन कम है ज़्यादा हो रही है, अपने आप को उसे अडेप्ट रखना है, सर्वाइव करना है, इसे हम क्या कहेंगे, वाइडर अडेप्टेबिलिटी कहेंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आता है, डिक्रीज मैच्योरेशन पीरियड। हमारा जो नेक्स्ट डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम एक क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि हम क्रॉप का मैच्योरेशन पीरियड डिक्रीज कर दें। जहाँ पहले एक क्रॉप 6 महीने में पक्के तैयार होती थी, अब वही क्रॉप 4 साढ़े 3 महीने में पक्के, 4 महीने में पक्के तैयार हो जाती है। आ रही ना मेरी बात सुन में बेटा। पहले जहाँ पर एक क्रॉप 6 मंथ ले रही थी पकने में, फिर आप उसे हार्वेस्ट करते थे, अब उसी क्रॉप का हार्वेस्टिंग पीरियड हमने डिक्रीज कर दिया, मतलब मैच्योरेशन पीरियड कम कर दिया है। अब वही क्रॉप 4 महीने में पक जाती है। अब आप मुझे बताना, जहाँ पर पहले एक क्रॉप 6 महीने में पकती थी तो हम एक खेत के अंदर सिर्फ 2 ही तरह की 2 ही बार क्रॉप को ग्रो करवा सकते थे। अब हमने इसका क्या कर दिया है, मैच्योरेशन पीरियड कम कर दिया, 3.5 मंथ 4 मंथ जो भी होता है उसे कम कर दिया गया है। तो उसी फील्ड के अंदर अब हम कितनी तरह की क्रॉप ग्रो करवा सकते हैं, 3 क्रॉप ग्रो करवा सकते हैं। बढ़ जाएगा ना यहाँ पे हमारे पास। मैच्योरेशन पीरियड डिक्रीज करने से जो लागत लग रही थी, क्या लग रही थी बेटा, जो पैसे लग रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जहाँ पे 6 महीने हम उसकी देखभाल, हमने उसकी 6 महीने देखभाल करने की जरूरत थी, 6 महीने से हमें फर्टिलाइजर वाटर की सप्लाई करने में जो हमारा खर्च हो रहा था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हमें अभी वो क्या करनी है, 4 महीने ही करनी है। तो इन्वेस्टमेंट भी उस क्रॉप के ऊपर क्या हो जाती है, हमारे पास में कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, मैच्योरेशन पीरियड को डिक्रीज करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होगा, जो हम क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, वो हम क्या करेंगे, मैच्योरेशन पीरियड को डिक्रीज करेंगे। मैच्योरेशन पीरियड 2 काम करती है, एक ही फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं, एंड सेकेंड वन जो हमारे पास में आएगा वो हमारे पास में क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्रॉप के ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बेटा मेरी बात समझ में। जो लास्ट इंपॉर्टेंट आता है, लास्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मेन एनटीएससी में 2 बार पूछा गया है। जो लास्ट आता है 6 जो आता है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। एनसीईआरटी बता रहे बेटा, मैं एनसीईआरटी से बाहर इसमें इस चैप्टर में जितना भी हो एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। मैं बता दूंगी कि अब हमें एनसीईआरटी से बाहर जाना है। इच्छाओं के इच्छाओं कैरेक्टर आपको एनसीईआरटी में है, 1-2 बुक के अंदर इन्हीं कैरेक्टर्स को बढ़ा दिया गया और कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर मतलब मेन जो हमारी क्रॉप होती है, सीरियल क्रॉप, फूड क्रॉप एंड फॉडर क्रॉप्स। आपको सबको पता है फूड क्रॉप तो क्या होती है, द क्रॉप विच इज़ यूज्ड फॉर द ह्यूमन बींग्स। हम किसके लिए ग्रो करवा रहे हैं, मेनली स्पेशल फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए करवा रहे हैं। और फॉडर किसे कहते हैं, विच आर ग्रोन फॉर एनिमल्स, जो किसके लिए ग्रो करवाएंगे, एनिमल्स। अब भाई फूड क्रॉप, ये जो हमने कहा ना डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, वो जनरली उनके साइज पर है, जनरली क्या है, उनके साइज पर है। आपने
सबने व्हीट है, राइस है, सबने देखा है व्हीट, राइस, बार्ले, जो ये हमारी मेन क्रॉप होती है, इनका साइज़ हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। तो फूड क्रॉप का साइज़ हमेशा कैसा होना चाहिए, ड्वार्फ होना चाहिए, ताकि जल्दी से वो पक जाए, जल्दी से हम उसे कट कर ले, कट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। याद रख लो, क्वेश्चन पूछा गया है कि फूड क्रॉप विल बी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर में, तो हम कैसी चाहते हैं, हमेशा ड्वार्फ हो, छोटे साइज की होती है। और फॉडर क्रॉप, बाजरा, मिलेट आपने देखा है, जवार अगर आपने देखा है, सौरगम आपने देखा है, मेज़, मक्का आपने देखा है। क्या मेज़, मक्के छोटे होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये हमें कैसा चाहिए, लंबे चाहिए, क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। और इनके अंदर आपने, क्योंकि बाजरा हम बो रहे हैं, इस टाइम बाजरा बो रहे हैं, तो आपने देखा ना बाजरे के अंदर गहरी ब्रांचिंग होती है, प्रोफ्यूज, टॉल, लार्ज की जगह हम क्या कहेंगे, टॉल चाहिएगा हमें, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग चाहिए। कैसी ब्रांचिंग चाहिए, प्रोफ्यूज, गहरी, क्योंकि चारा उसके हम ग्रीन वो चीज़ देंगे, जितनी ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी उतनी हम क्या करेंगे बेटा, उसको चारे को हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम खिला सकते हैं। तो ये याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा गया था इन डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर द फूड क्रॉप विल बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। एंड द फोडर क्रॉप में जनरली आएगा तो हम क्या कहेंगे, टॉल। और ब्रांचिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, गहरी ब्रांचिंग होनी चाहिए, क्योंकि एनिमल इसको नीचे के हिस्से को खाएगी, तो वहाँ पे एक ही प्लांट के अंदर वो गहरी, क्योंकि इसमें हमें किसके मतलब होता है, ग्रेन से मतलब होता है, मेनली किससे मतलब होता है, ग्रेन। ग्रेन ज़्यादा होने चाहिए, साइज से कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसकी प्लांट की लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, गहराई भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एक की प्लांट से चारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा खिला सके। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स हम क्या करते हैं, एक क्रॉप के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे बेटा, हम सारे के सारे फैक्टर्स इंक्लूड करवाना चाहेंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब हमारे पास भाई फैक्टर को हम कैसे इंक्लूड करवाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, टेक्निक्स चाहिए होगी। टेक्निक्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहली टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। सेकंड हम क्या बताएंगे, म्यूटेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। थर्ड हम अगर बात करेंगे तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी आती है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी आएगी बेटा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी, तो डिफरेंट टेक्निक्स आएगी जिसकी हेल्प से हमने ये डिजायर्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। डिटेल में तुम्हें बताऊंगी मैं, यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है हमारे पास, क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, तो इसका एक अलग से वीडियो बना के दूंगी यहाँ पे इसमें नहीं, क्योंकि आपको सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में बेटा। तो इस वीडियो के ये सारा का सारा एनसीईआरटी में ओनली दिस टेक्निक इज गिवन, तो ये तो इंपॉर्टेंट बनती ही बनती है। बट हमारे पास यहाँ से इन सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेन ये वाले टेक्निक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये तो और भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारा मैं इसके अंदर बताऊंगी। ये म्यूटेशन के कारण इन्होंने बनाया था, तो ये तो और भी इम्पॉर्टेंट बनती है, इससे हमारे क्वेश्चन पूछा गया है एनटीएससी के अंदर। तो टेक्निक्स है बेटा, क्या दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो आज के वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हमने क्या पढ़ा भाई, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप। हमने 3 चीज़ें की है। पहले हम क्या बढ़ाएंगे भाई, क्रॉप की वैरायटी बढ़ाएंगे। क्रॉप की वैरायटी बढ़ाने के बाद हमने उसका क्या बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है बेटा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन मेथड, क्रॉपिंग पैटर्न हम पढ़ते हैं। फिर हमने क्या कहा, हमने क्रॉप को क्या करना है, बचाना है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये 3 स्टेजेस आती है जिसके कारण हमने क्या किया बेटा, हमारी क्रॉप को इम्प्रूव किया है। इसीलिए कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, 1952 से 2010 तक कितना टाइम इंक्रीज किया हमने, 4 टाइम्स इंक्रीज किया। ठीक है, हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ा है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट पढ़ा है। हमने पहले कैरेक्टर्स जाने कि हम कौन कौन से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। पहला कैरेक्टर हमने क्या कहा, हाई यील्ड, हमें यील्ड बढ़ानी है। सेकंड हमने क्या कहा भाई, हाई क्वालिटी। यील्ड मतलब हम क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी। फिर हमने क्या कहा, हम क्या भी बढ़ाएंगे, क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। क्या भी बढ़ाएंगे, क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। फिर हमने क्या कहा, बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट, बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट,
बताया मैंने बेटा। यहीं पर हमारे पास में एक डिजीज रेजिस्टेंट भी, एक आधी बुक के अंदर यहीं पर क्या दे दिया गया है, डिजीज रेजिस्टेंट, एक अलग पॉइंट बढ़ा के डिजीज रेजिस्टेंट दे दिया गया है। फिर बायोटिक, बैक्टीरिया, फंगस, डिजीज ही तो कॉज कर रही है, तो डिजीज के अगेंस्ट भी वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही मतलब आएगा, डिजीज रेजिस्टेंट हो गया। फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। लिखना कभी भी आगे आएगा तो हमें खाली ये पॉइंट ही लिखना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, फिर अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिफ्थ अगर हमने बात की थी तो हमने क्या कहा, डिक्रीज मैच्योरेशन पीरियड। क्या कहा बेटा, डिक्रीज मैच्योरेशन पीरियड को डिक्रीज करेंगे। और सिक्स हमने क्या कहा, डिजायरेबल, आता डिजायरेबल एग्रोनॉमिक, ये मत कर देना डिजायरेबल में, क्योंकि इसमें अलग से पॉइंट दिया गया है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर आपको फूड क्रॉप कैसी चाहिएगी, ड्वार्फ, और फॉडर क्रॉप कैसी चाहिएगी बेटा, फॉडर क्रॉप कैसी चाहिएगी आपको, टॉल विद प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, प्रोफ्यूज मतलब गहरी ब्रांचिंग। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिर हम आपको बात करेंगे इसके बारे में, डिफरेंट टेक्निक्स, इसके कारण हमने ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक ही क्रॉप्स के अंदर डाले हैं। क्लियर है, ओके।